ट्रांसफार्मर ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो एसी सोर्स के वोल्टेज को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। आपने अपने गली मोहल्ले में रोड के किनारे इस तरह का ट्रांसफार्मर देखा होगा। इसका काम यही है कि ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और हमारे घरों के लिए सफिशिएंट जो वोल्टेज है उसमें कन्वर्ट करके हमारे घरों तक ट्रांसमिट करता है। हमारे मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है उसमें भी ट्रांसफार्मर रहता है। हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो वोल्टेज रहता है वो होता है 220 से 240 वोल्ट का, लेकिन हमारा मोबाइल जो है ये 5 वोल्ट में चार्ज होता है। तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रहता है जो कि वोल्टेज को घटाता है और हमारे फ़ोन को चार्ज करता है। तो ये ट्रांसफार्मर ये इंटरेस्टिंग काम करता है, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखिए बड़ा ही सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है या फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों ही केसेस में जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है और जो भी इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे दोनों ही केस में सेम होगा। तो यहाँ पर इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानने से पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बीच में यहाँ पर एक कोर रहता है जिसमें कि वाइंडिंग होता है। इस कोर को सॉफ्ट आयरन कोर कहा जाता है, क्योंकि ये कोर जो है ये सॉफ्ट आयरन से बनता है। सॉफ्ट आयरन इस तरह का आयरन का अलॉय होता है जो कि बहुत जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो सकता है और बहुत सारे एनर्जी लूजिंग प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हिस्टेरेसिस, मैग्नेटिक कोअर्सिविटी, ये सब कम होता है, जिसके कारण कि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन जो है इसका एक एग्जाम्पल है सिलिकॉन स्टील। ये जो सॉफ्ट आयरन है इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर एक वाइंडिंग होता है। ये वाइंडिंग इनपुट के लिए होता है और ये एसी सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्जॉर्व करता है इलेक्ट्रिक करंट के तौर पे। इस वाइंडिंग को प्राइमरी कॉइल कहा जाता है और इसी के साथ एक दूसरा वाइंडिंग होता है जो कि आउटपुट के लिए होता है और इसे कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल। दरअसल यहाँ से करंट और इलेक्ट्रिक पावर का आउटपुट होता है। मान लें कि ये ट्रांसफार्मर हमारे मोबाइल चार्जर में है, तो फिर यहाँ ये प्राइमरी कॉइल जो है, ये जो इनपुट कॉइल है, ये जाके सॉकेट से जुड़ेगा, मतलब यहाँ से इनपुट होगा करंट का, और यहाँ पर ये जो आउटपुट वाला पार्ट है यहाँ से करंट निकलकर हमारे मोबाइल के बैटरी को चार्ज करेगा। वैसे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है, जबकि हमारे मोबाइल चार्जर में वोल्टेज घटाने वाला ट्रांसफार्मर होता है। चलिए इन सब चीज़ों पे थोड़ा डिटेल्स में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ये जो प्राइमरी कॉइल है ये एसी वोल्टेज जो सोर्स है एसी सोर्स के साथ जुड़ेगा, तो ये एसी सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसी सोर्स में जो वोल्टेज है इसे हम वीपी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल इससे जाकर जुड़ता है और ये वीपी ऑब्वियसली ये एक साइनसॉइडल फंक्शन होगा, कुछ इस तरह का फंक्शन होगा, साइन फंक्शन होगा कुछ इस तरह का। सो यहाँ पर अगर हम लोग वीपी को ड्रॉ करें तो ये इस तरह से एक साइन का एक फंक्शन होगा, एक साइनसॉइडल फंक्शन होगा। यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है, लेट अस से दैट एम्पलीट्यूड इज़ वीपीएम, तो यहाँ पर हम इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वीपी इज़ इक्वल टू वीपीएम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस सोर्स एसी सोर्स का और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से आउटपुट निकलेगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे ये वोल्टेज सोर्स के साथ जुड़ेगा वैसे ही यहाँ पर करंट जनरेटेड होगा इस कॉइल में। इस कॉइल में जब करंट जनरेटेड होगा तो फिर यहाँ अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस अंदर वाले रीजन में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा ऐसे,
और फिर आगे ये कॉइल के इस दूसरे वाले हिस्से में जाकर जुड़कर ये क्लोज्ड लूप बनाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और चूंकि यहाँ पर वोल्टेज वेरिंग नेचर का है, साइनसॉइडल है, ऑसिलेटिंग है, उसके कारण करंट भी ऑसिलेटिंग नेचर का होगा, मतलब करंट भी कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। करंट कंटिन्यूअसली चेंज करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में ऑब्वियसली ऐसे सिनेरियो में एक बैक ईएमएफ बनता है। लेट्स से दैट बैक ईएमएफ इज एप्सिलॉन सब पी। तो फिर ये जो एप्सिलॉन पी है, एप्सिलॉन सब पी है, ये किसके बराबर होगा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है ये बराबर होगा नेगेटिव डी फाई बी डी टी के। और अगर मान ले कि ये फाई जो है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट अस से फाई जो है एक कॉइल, एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है, तो फिर यहाँ पर टोटल फ्लक्स के लिए हम जितना टर्न होगा यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में, जितना टर्न होगा उस नंबर ऑफ टर्न को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट अस से कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी कॉइल में, लेट अस सी वो NP है, NP टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल में NS टर्न्स है। सो यहाँ पर हम उसी NP को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो कॉइल है, इस कॉइल में प्राइमरी कॉइल के दो टर्मिनल्स के बीच का इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये जो सोर्स वोल्टेज है, ये नियरली सेम होगा। ये जो सोर्स वोल्टेज VP और ये जो एप्सिलॉन P है, ये नियरली सेम होगा, बहुत बहुत करीब होगा इन दोनों का वैल्यूज़। क्योंकि हम जो वायर यहाँ पर यूज़ करते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है ये नियरली ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का वायर होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल नियरली सेम होगा। अगर ये रेजिस्टेंस ज़ीरो हुआ तो पोटेंशियल सेम होगा, और इस पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। उस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, बराबर है, नियरली बराबर है। जितना ये ज़ीरो के करीब होगा वायर का रेजिस्टेंस, उतना ही ये दोनों एक दूसरे के करीब होगा। अब सेकेंडरी कॉइल में देखें, जो आउटपुट करंट जनरेट कर रहा है, उस सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, ये दूसरे वाले, दैट मीन सेकेंडरी कॉइल के साथ भी वही मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड उस सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स क्रिएट करेगा, क्योंकि वहीं पर सेकेंडरी कॉइल का वाइंडिंग भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। लेट अस से सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये एप्सिलॉन S है, S फॉर सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कॉइल के दो टर्मिनल्स के बीच का इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एप्सिलॉन S इज इक्वल टू, अब फ्लक्स लिंकेज अगर आप देखें तो जो प्राइमरी कॉइल का एक टर्न है, उस एक टर्न को अगर हम ऊपर से देखते हैं, ये प्राइमरी कॉइल का एक टर्न, और फिर बाकी और भी बहुत सारा टर्न हुआ, और ये प्राइमरी कॉइल इस तरह से बाहर निकल गया। और सेकेंडरी कॉइल को अगर आप देखें तो वो सेकेंडरी कॉइल इसी के साथ उसका वाइंडिंग है, इसी के साथ ऐसे। तो प्राइमरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, वो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसके बीच का जो एरिया है उसे, या सरफेसेस है, उनको क्रॉस करते हुए वो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, अगर फाई भी यहाँ पर भी एक सरफेस, दैट मीन एक टर्न के साथ एसोसिएटेड सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है, तो फिर उसका जो रेट ऑफ चेंज है उसके साथ नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसे मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें जो टोटल फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए ये जो है एप्सिलॉन एस जो है ये भी वी एस जो आउटपुट वोल्टेज होगा, यहाँ से जो भी अप्लायंस जुड़ा हुआ है यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज हो रहा है लेट्स से दैट इज वी एस, उस वी एस को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों भी बराबर होगा। उसी लॉजिक से देखिए ये जो वायर है इसका भी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो उस हिसाब से इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच, वो इन दो पॉइंट्स के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए हम कह सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज इज़ Vp, इसे हम Vi भी लिख सकते हैं इनपुट वोल्टेज के तौर पे। फिलहाल तो Vp लिखते हैं यहाँ पर, इसी को हम Vi लिख सकते हैं। और जो सेकेंडरी कॉइल के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है इसे Vo लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज। ओके, सो दैट Vp इज इक्वल टू एप्सिलॉन P एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव Np d phi b dt। और ये जो Vs है या आउटपुट वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव Ns d phi b dt। अब एक से दूसरे को अगर हम डिवाइड करें, दो इक्वेशन जो हमें मिला यहाँ पर इक्वेशन 1 और यहाँ पर इक्वेशन 2 जो मिला, एक से दूसरे को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा Vp डिवाइडेड बाय Vs इज इक्वल टू Np डिवाइडेड बाय Ns। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि प्राइमरी कॉइल में जितने वाइंडिंग्स है या जितने टर्न्स है और सेकेंडरी कॉइल में जितने टर्न्स है उसका जो रेशियो होगा ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का भी वही रेशियो होगा। इसी को इनपुट आउटपुट के तौर पे भी हम लिख सकते हैं, इसी को समझने के में थोड़ा आसानी होगी कि ये Vi है इनपुट वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पर लेट्स से कि एक इनपुट या फिर कहें जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में एक यहाँ से 1 2 3 4 टर्न्स है, 4 टर्न्स N1 जो है ये 4 के बराबर है। और लेट्स से सेकेंडरी कॉइल जो है, सेकेंडरी कॉइल में 1 2 3 4 5 और 6 टर्न्स है मान लेते हैं। सो N2 इज इक्वल टू 6। तो फिर ऐसे केस में यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है लेट्स से दैट इनपुट वोल्टेज इज 40 वोल्ट, तो फिर यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा ये हमें अगर पता करना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर जो रेशियो होता है, ये टर्न्स का जो रेशियो होता है वोल्टेज का भी वही रेशियो होता है। तो यहाँ पर 4:6 दैट मीन 3:2 में, माफ़ कीजिएगा 2:3 में अगर टर्न्स होगा तो यहाँ वोल्टेज भी 2:3 में होगा। मतलब 4 के लिए अगर 40 है तो फिर 6 के लिए ये 60 बन जाएगा। वैसे अगर आप कैलकुलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर Vi, इसका वैल्यू Vi है, इनपुट है ये। सो हमें यहाँ से कह सकते हैं कि Vi डिवाइडेड बाई Vo या फिर Vp डिवाइडेड बाई Vs बात बराबर है, दैट इज इक्वल टू Np डिवाइडेड बाई Ns। यहाँ पर इसे P कर दें और इसे हम S कर देते हैं। सो यहाँ से हम कहेंगे 40 वोल्ट डिवाइडेड बाई Vo दैट इज इक्वल टू Np इज़ 4 और Ns इज़ 6। तो फिर हम कहेंगे यहाँ पर जो Vo है आउटपुट वोल्टेज होगा, दैट आउटपुट वोल्टेज इज़ इक्वल टू 40 वोल्ट इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 60 वोल्ट। ओके, ये तो वोल्टेज के साथ नंबर ऑफ टर्न्स का हमने रिलेशन देख लिया। अभी अगर करंट के साथ नंबर ऑफ टर्न्स का अगर हम रिलेशन पता करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखें, अगर मान लें ये ट्रांसफार्मर कंप्लीटली एफिशिएंट हुआ, मतलब 100% एफिशिएंसी इसका हुआ, ऐसे में ऑब्वियसली जो पावर इनपुट होगा वो पावर आउटपुट के बराबर होगा। पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। और हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू
वोल्टेज इनटू करंट। तो फिर ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि Vp प्राइमरी कॉयल के दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू Ip मतलब प्राइमरी कॉयल में जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू Vs सेकेंडरी कॉयल में जो वोल्टेज है, दैट मीन आउटपुट वोल्टेज जो है, इनटू Is मतलब सेकेंडरी कॉयल में जितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब जो भी डिवाइस हम अटैच करेंगे वहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज Is। तो फिर इस लॉजिक से अगर देखें तो हम पाएंगे यहाँ पर Vp डिवाइडेड बाई Vs है, तो यहाँ भी अगर हम Vp डिवाइडेड बाई Vs को कैलकुलेट करें, Vp और ये डिवाइडेड बाई Vs, सो दैट इज इक्वल टू यहाँ Is और ये Ip इधर आ जाएगा, सो Is डिवाइडेड बाई Ip। तो यहाँ पर इसे अगर हम इक्वेशन 3 कहें और इसे अगर इक्वेशन 4 कहें, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम ये पाएंगे इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, या वोल्टेज करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन कुछ ऐसा होगा। ये तो हमने पता लगा ही लिया है, और यहाँ पर ये हो जाएगा Is डिवाइडेड बाई Ip। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जिस तरफ ज़्यादा होगा, जिस कॉयल में ज़्यादा होगा, उस कॉयल में करंट कम फ्लो करेगा। यहाँ पर रिलेशन देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ऐसे केस में यहाँ पर जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, यहाँ पर मान ले कि इस केस में 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो आप कैलकुलेट करके देख ले, यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के साथ करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 4 और 6 2:3, तो यहाँ पर करंट जो है 3:2 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख ले। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन से हम वोल्टेज, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल में जो होगा उनको इंटर रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने माना था कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है कि जो ट्रांसफार्मर है ये 100% एफिशिएंट हो, ऐसा नहीं होता है। जबकि इन रियलिटी इसमें थोड़ा एनर्जी लॉस या पावर लॉस होता है। सो इन रियलिटी उसके कारण क्या है, इसी पे हम बात करेंगे। इन रियलिटी पावर लॉस होता है, पावर लॉस या एनर्जी लॉस होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले माना था, पहला रीज़न ये है, हमने सबसे पहले माना था जो कनेक्टिंग वायर्स है, जो या फिर जिससे हम वाइंड कर रहे हैं, ये जो वाइंडिंग वाला कॉयल वाला जो वायर है, इसका रेजिस्टेंस 0 है। पर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ कंटिन्यूअसली ये एनर्जी लूज़ करता है। करंट फ्लो करेगा और उसमें अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज़ करता है, और एनर्जी लूज़ करने के कारण ये कम्प्लीटली एफिशिएंट नहीं हो पाता है। जितना पावर इन होता है उतना पावर आउट नहीं हो पाता है, पावर आउट थोड़ा कम होता है, थोड़ा एनर्जी लॉस होने के कारण। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो कोर है, आयरन कोर है, यहाँ पर एडी करंट जनरेटेड होता है। हमें पता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में करंट, एडी करंट जनरेटेड होता है। आपने, आई होप कि आपने एडी करंट का वीडियो देखा होगा। तो ये एडी करंट भी एनर्जी ऑब्वियसली लूज़ करेगा। अगर कहीं से भी करंट का फ्लो हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, तो उसके कारण वो एडी करंट भी एनर्जी लूज़ करेगा। तीसरा जो है, यहाँ पर वाइंडिंग में अगर प्रॉपर वाइंडिंग ना हुआ, इम्प्रॉपर वाइंडिंग अगर हुआ, मतलब जो कॉयल बनाया जा रहा है उस कॉयल में अगर वाइंडिंग प्रॉपरली ना हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो है ये सेकेंडरी कॉयल है, और इसके ऊपर अगर मान ले प्राइमरी कॉयल बनाया गया, ऐसे प्राइमरी कॉयल का वाइंडिंग यहाँ पर है इस तरह से,
और यहाँ पर थोड़ा सा रीजन जो है इन दोनों के बीच थोड़ा सा खाली रीजन यहाँ पर बन गया, थोड़ा सा गैप बन गया। तो वो जो थोड़ा सा गैप है, प्राइमरी कॉयल में करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस रीजन में, जहाँ शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेकेंडरी कॉयल है उसको, उसके साथ एसोसिएटेड सरफेस को पेनेट्रेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा तो इतना फ्लक्स जो है ये फ्लक्स बर्बाद हो जाएगा। सो इसे फ्लक्स लीकेज कहा जाता है, इसे कहा जाता है फ्लक्स लीकेज। सो फ्लक्स लीकेज के कारण भी जो है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा सेकेंडरी कॉयल में, वो सेकेंडरी कॉयल में उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए। सो यहाँ से भी कुछ एनर्जी लॉस होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पर कि जो आयरन का मटेरियल का बना हुआ जो कोर है, वहाँ पर बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, जो कि अपने आप को, जो मैग्नेटिक नेचर का होता है, जो कि अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके साथ वो अपने आप को एसोसिएट करता है या उस डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करता है। अब कोर के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज करता है। कभी इस डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कभी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके कारण ये होता है कि इन डोमेन्स को बार बार रीओरिएंट होना पड़ता है, और ये जो बार बार रोटेट करके खुद को रीओरिएंट करता है, इसके कारण एनर्जी ये डिसिपेट करता है। तो यहाँ से भी एनर्जी लॉस होता है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण कि एक ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं हो पाता है। पर हमारी कोशिश होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो। उसके लिए हम जो वायर यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस कम से कम हम यूज़ करते हैं। हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो एडी करंट है वो एडी करंट फॉर्म न कर पाए। इसके लिए आप गौर करेंगे, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, कोर पतले पतले प्लेट से बने हुए होते हैं। मोटा अगर ये एक स्लैब रहेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एडी करंट बनेगा। ऐसे पतले पतले स्लैब के कारण यहाँ इस जगह पे एडी करंट नहीं बन पाता है, तो इसीलिए यहाँ पर पतले पतले स्लैब से ये कोर बनाया जाता है। और हिस्टेरेसिस लॉस को रोकने के लिए हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें कि ये लॉस कम से कम हो, ये प्रॉपर्टी कम से कम दिखे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन, और सॉफ्ट आयरन का एक एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम होता है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसके पहले वीडियो का लिंक आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड 12th के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।